नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर तेज स्वर में बजने वाले संगीत पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने मंगलवार को धार्मिक स्थलों या फिर विवाह भवनों इन सभी स्थानों पर बजने वाले लाउड स्पीकर या फिर डीजे के संबंध में नोटिस देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन हो। और उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर लाउड स्पीकर्स के प्रयोग को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों सहित अन्य पूजा स्थलों के अलावा विवाह भवनों और डीजे संचालकों का भी दौरा किया है। तो इन विवाह भवनों को और जितने भी मंदिर मस्जिद परिसर हैं, इनको नोटिस अब जारी किया गया है, क्योंकि 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि सख्ती यहां पर अब बरती जा रही है। नोएडा से हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। फिलहाल क्या कुछ अब इन नोटिस जारी होने के बाद चल रहा है प्रक्रिया? ताहिर, क्या कुछ अपडेट है 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी करने के बाद? अब देखिए, बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए हैं। और जानकारी पहले जिस तरीके से निकलकर लगातार सामने आ रही थी कि पहले हिजाब को लेकर जो है काफी मामला जो है गरमाया था, उसके बाद जो है लाउड स्पीकर को लेकर मामला पूरी तरीके से गरमा गया। और बीते दिनों जिस तरीके से कई राज्यों में एक के बाद एक जो है धार्मिक प्रोग्राम के चलते जो है पथराव आगजनी जैसी घटनाएं हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बिना अनुमति के कोई भी लाउड स्पीकर डीजे नहीं बजाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उच्च न्यायालय आदेश के अनुसार ही जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके आधार पर जो है डीजे बजाया जाएगा, साथ ही लाउड स्पीकर जो है बजाया जाएगा। यानी कि तय ध्वनि जो निर्धारित की गई है, अगर उसके अनुसार जो है डीजे या फिर जो है लाउड स्पीकर बजाया जाता है तो आसानी से उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर इस ध्वनि से ऊपर अगर कोई तेज गति से जो है चाहे लाउड स्पीकर हो या फिर जो है डीजे हो, इन्हें बजाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी धर्म जाति के जो लोग हैं उनको जो है बगैर अनुमति के किसी भी प्रोग्राम को करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश कर दिए हैं कि किसी भी धार्मिक प्रोग्राम की अनुमति जब तक नहीं होगी, जब तक उस प्रोग्राम को अधिकारी नहीं करने देंगे। अंजलि, बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर देखिए ताहिर, देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सख्ती बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये संदेश एक तरीके से ये भी है कि जो वादा किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने से पहले, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता हुआ अब दिखाई भी दे रहा है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जो नोटिस जारी किया गया है 900 धार्मिक स्थलों को और विवाह भवनों को, इसमें क्या कुछ कहा गया है? अब देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो नोटिस दिए गए हैं वो संस्थानें हैं जो बिगर अनुमति के जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रही थी। ये सभी अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं जिनको जो है नोटिस जारी किए गए हैं ताकि इनको जो है दोबारा से सचेत किया जा सके और जो लाउड स्पीकर ये बजा रहे हैं उसको जो है बंद कर सके। इसके साथ ही उनको साफ निर्देश दिए गए हैं कि जब तक परमिशन नहीं होती है तब तक वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च जैसी जगह हो। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी धर्म जाति के लोगों को एक साथ रखने की खातिर जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन नोटिस में क्या कहा गया है? क्या कोई जवाबदेही होगी धार्मिक स्थलों की तरफ से, पेश होना होगा? क्या नोटिस के जरिए कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिन संस्थानों और जिन धार्मिक स्थलों को जो है नोटिस जारी किए गए हैं उनको जल्द से जल्द जो है अपने प्रमाण पत्र लेकर अधिकारियों के सामने उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। उनसे परमिशन कहा गया है कि आखिर
क्या वजह है कि उनके द्वारा जो है जो डीजे और जो लाउड स्पीकर था वो तय ध्वनि से जो है तेज बज रहा था। इसके साथ ही उन्हें दिशा निर्देश जारी करते हुए ये भी पूछा गया है कि क्या उन्होंने बाकायदा इसकी परमिशन ली हुई है या बगैर परमिशन के जो है वो धार्मिक स्थलों पर जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं या डीजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि साफ है कि तय समय के आधार पर अगर वो डीजे की परमिशन लेके ली हुई है और उसको दिखाते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर उनके पास परमिशन नहीं होती है तो कार्रवाई होना सुनिश्चित बताया जा रहा है। बिल्कुल। और नोएडा के कितने मंदिर है और कितने धार्मिक स्थल इसकी जद में आ चुके हैं, किसने किसने नियमों का पालन नहीं किया है, इसमें कितनी संख्या में आ चुके हैं धार्मिक स्थल? देखिए बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर जो है जो धार्मिक स्थल है वो ज्यादातर जो है पहले से परमिशन जो है ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्होंने बाकायदा परमिशन तो ली हुई थी लेकिन रिन्यूअल जो है नहीं कराया था। पिछले दिनों जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो है लाउड स्पीकर को लेकर हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी जैसी घटना हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी धार्मिक स्थलों को जो है परमिशन जो है अगर है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर परमिशन नहीं है तो उनके धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के दिशा निर्देश जो है होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों ने पहले ही जो है दिशा निर्देश जारी किए हुए थे और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने के जो है बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों कोविड प्रोटोकॉल चला और कोविड प्रोटोकॉल के दौरान जो है बड़े पैमाने पर धार्मिक स्थलों के द्वारा जो परमिशन रिन्यूअल थी वह नहीं कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मंदिर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए थे वो बादस्तूर जो है बजते हुए नजर आते थे और यही कारण है कि लोग जो है परेशान होते हुए नजर आते थे। धार्मिक स्थलों को और विवाह भवनों को पहले से चिताया गया था कि आप बिना परमिशन के नहीं निकाल सकते अपनी यात्रा और लाउड स्पीकर को इतनी ही आवाज में बजाना है ताकि बाहर तक आवाज ना सुनाई दे, क्या पहले से सचेत किया गया था? देखिए बिल्कुल अंजलि, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले से जो है इसकी धार्मिक स्थलों पर जो कर्ता धर्ता लोग होते हैं कमेटी के लोगों को जो है इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी कि धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर और डीजे बजाए जाते हैं वो एक तय निर्धारित ध्वनि के आधार पर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही उनको पहले से ही जो है दिशा निर्देश जारी करते हुए ये भी बता दिया गया था कि समय समय पर जो है इसकी परमिशन लेनी होती है और उसका बाकायदा रिन्यूअल कराना होता है। लेकिन कुछ धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनके द्वारा जो है रिन्यूअल नहीं कराया गया है और ये वही लोग हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं और उन्होंने एक बार जो है सचेत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि समय रहते या तो वो अपनी लाइसेंस का रिन्यूअल जो है करा ले, अगर रिन्यूअल नहीं कराया जाता है तो उनके धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी धर्म जाति का जो धार्मिक प्रोग्राम होगा या जुलूस होगा वो बिगर परमिशन के नहीं निकाला जाएगा। अगर बिगर परमिशन के जुलूस निकाला जाता है तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जहां जहां नोटिस पहुंचे हैं उनको कितने दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए? देखिए कुछ धार्मिक स्थलों पर जहां नोटिस पहुंचे हैं वहां मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि 15 दिन का उनको समय दिया गया है और 15 दिन के अंदर जो है वो अपनी परमिशन का लेटर लेकर जो है संबंधित अधिकारियों के पास जो है पहुंचने की जो है बात कही गई है। इसके साथ ही अगर कोई शख्स ऐसा पाया जाता है जो धार्मिक स्थलों की परमिशन रिन्यूअल नहीं कराता है और उसके बावजूद भी तय समय पर नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। अंजलि, चलिए ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। समय समय पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा कि किस तरह से अभी भी कार्रवाई जारी है और सिर्फ नोएडा है नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह से कार्रवाई लगातार की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि सख्त निर्देश दिया था कि सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है, माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर ना आए ताकि किसी की भावना आहत ना हो, किसी को ठेस ना पहुंचे। और इस तरह जैसा कि आपने देखा दिल्ली हिंसा एक उदाहरण है कि शोभा यात्रा बिना परमिशन के निकाली जा रही थी, यह भी सख्त निर्देश दिया है कि बिना परमिशन के कोई भी अपनी यात्रा नहीं निकाल सकेगा। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी कि जो अनुमति ली गई थी रिन्यूअल नहीं कराया गया और इसी के चलते अब देखिए सभी को नोटिस जारी किया जा चुका है। 15 दिन का समय है सभी के पास जवाब देने का और इसके बाद सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर मुठभेड़ के बाद हथियारों के एक सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर हिंसा वाले दिन भी हथियारों की आपूर्ति का शक है। मुठभेड़ में गिरफ्तार के बाद इसे गिरफ्तार किया गया।
आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी ब्रजेंद्र यादव ने बताया कि हथियारों की सप्लाई करने वाले इस शख्स के ऊपर पीछे करीब 60 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यहां जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है, यानी कि एनएसए लगाया है। उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता से तार जुड़े होने का भी आरोप लगाया है। जहांगीरपुरी में शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक भी घायल हुआ था। पुलिस के अनुसार झड़पों के दौरान पथराव, आगजनी हुई, कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इलीगल वेपन्स, नारकोटिक्स और लिकर व सट्टे के खिलाफ बहुत ही सख्त रवैया अपना लिया है। और इसी सीरीज के अंदर एक बदमाश, इसका नाम राजन एलियस राहुल है, उम्र 28 साल, सन अवजीत बहादुर, जो जहांगीरपुरी का रहने वाला है और महिंद्रा पार्क नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का बीसी भी है, इसे पकड़ा गया है। राजन एलियस राहुल बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर जहांगीरपुरी के अंदर इलीगल वेपन्स सप्लाई किया करता था। इसके ऊपर 67 मुकदमे ऑलरेडी हैं, विच इंक्लूड्स केसेस ऑफ स्नैचिंग एज वेल एज आर्म्स एक्ट। ये बहुत ही एक्टिव था और वहाँ पे कई लोगों को इसने वेपन सप्लाई किए हैं। इसकी सूचना पुलिस को मिली और जब हमने इसको ट्रैप करके इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पे इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। लिहाजा अपने बचाव में पुलिस को फायर करना पड़ा, जो एक गोली इसके पांव में लगी। इसको ओवर पावर किया गया और इसकी हालत अब स्टेबल है। इसके पास से 8 कट्टे बरामद हुए हैं और 8 बुलेट्स भी बरामद हुई हैं। इससे पूछताछ जारी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आशा की जाती है कि इससे जुड़े हुए बाकी व्यक्तियों के तार भी जल्दी ही हमारे हाथ लगने वाले हैं। और यूपी के बाद दिल्ली में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने आरोपियों की ओर से कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी और अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का ऐलान भी कर दिया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से इस संबंध में नॉर्थ वेस्ट के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के 400 जवानों को तैनात करने की भी मांग की है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से कहा गया है कि जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए 20 और 21 अप्रैल को अभियान चलाया जाएगा। और हिंसा का मामला पूरी तरीके से सियासी रंग ले चुका है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बुलडोजर चलाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज जानकारी मिली है कि अमित शाह जी और बीजेपी दिल्ली का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। वो एमसीडी के ज़रिए जहांगीरपुरी में, जहां हाल ही में 2 दिन पहले दंगा हुआ, वहां पर वो इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर लोगों के मकान गिराना चाहते हैं। रमज़ान का महीना है और पूरे हिंदुस्तान का इस वक्त माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा भी गया और ज़्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि भाई आप पूरे मुल्क को इस वक्त आप फसाद में, आग में, फसाद की आग में तब्दील करना चाहते हो। अगर इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई अगर आप करना चाहते हो और लीगल है तो ये बाद में भी की जा सकती थी। ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि जहां पर कल परसों शोभा यात्रा के दौरान फसाद हुआ, दंगा हुआ, अभी गिरफ्तारियां चल रही हैं, फसाद की आग ठंडी भी नहीं हुई और आप वहां पर इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है लोगों के घरों को गिराने का काम कर रहे हो, जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर किया, तो ये ठीक नहीं है। इससे माहौल ख़राब होगा। मैं अपील करना चाहता हूं अमित शाह जी से और भाजपा के तमाम लीडरान से कि इस तरह की कार्रवाई से बाज आएं और इस पूरे हिंदुस्तान के माहौल को, खासकर दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करें।
उधर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत का राग छेड़ा है और इस बार उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि 20-25 साल में तो भारत अखंड भारत बन जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो 15 साल में भी ऐसा हो सकता है। भागवत ने ये बातें हरिद्वार में कही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई रोकने वाला नहीं है, जो इसके रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। और ये पहली बार नहीं है जब भागवत ने अखंड भारत की ये बात कही हो। पिछले साल फरवरी में भी एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि दुनिया के कल्याण के लिए गौरवशाली अखंड भारत की जरूरत है, छोटे किए गए भारत को फिर से एकजुट करने की जरूरत है। भागवत ने उस कार्यक्रम में कहा था कि जब बंटवारा संभव है तो फिर अखंड भारत भी संभव है। पांच राज्यों में विधानसभा का रण हारने के बाद अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी ली है, जिसकी तस्वीर इन दिनों 10 जनपद पर हर रोज दिखाई पड़ रही है। हाल यह है कि इन दिनों राहुल से लेकर सोनिया गांधी पीके की बताई स्ट्रैटेजी पर चलने का मन बना रहे हैं। क्या खास पीके की स्ट्रैटेजी में है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चारों खाने चित कांग्रेस को पीके से आस, क्या अब कांग्रेस में जान फूकेगा पीके फॉर्मूला? बिहार यूपी में एकला चलो, महाराष्ट्र बंगाल में गठबंधन करो। मिशन 2024 में कितनी कामयाब होगी पीके स्ट्रेटेजी? जी हां, अब चारों खाने चित हो चुकी कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी पर काम करने का मन जरूर बना लिया हो, लेकिन मिशन 2024 को लेकर जो ख्याली पुलाव गांधी टीम बना रही है, इसके चकनाचूर होने के आसार ज्यादा हैं। क्योंकि भले ही कांग्रेस प्रशांत किशोर के सहारे 2024 का रण जीतने का सपना देख रही हो, लेकिन समय दर समय लोकसभा से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है और हाल ये है कि सालों साल पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस अब उंगलियों की गिनती तक ही सीमित रह गई है। दरअसल मिशन 2024 को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की गांधी परिवार से खास मुलाकात हुई। इस दौरान कई घंटे तक हुई मीटिंग में प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें पीके ने रोड मैप में बताया कि पार्टी लोकसभा की 370 सीटों पर फोकस करने के साथ ही महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन, जबकि ओडिशा, बिहार और यूपी में एकला चलो की नीति अपनाए। ये भी कहा जा रहा है कि पीके के प्रेजेंटेशन से राहुल गांधी बेहद ज्यादा सहमत थे। प्रशांत का पहला सुझाव, 370 सीटों पर फोकस करे पार्टी। मीटिंग में पीके ने कांग्रेस को सुझाव दिया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 543 सीटों में से सिर्फ 370 सीटों पर फोकस करे। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और गुजरात की अधिकांश सीटें शामिल हैं। सुझाव के पीछे की रणनीति, दरअसल 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस 52 सीटें ही जीत पाई थी। पार्टी 210 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, यानी देश में लोकसभा की 262 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी से कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहा। इसके अलावा 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस 350 सीटों पर पहले या दूसरे नंबर पर रही। पीके ने इसी को आधार बनाकर 370 सीटों पर फोकस करने का सुझाव दिया। पीके का दूसरा सुझाव, बिहार, यूपी और ओडिशा में एकला चलो। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में कांग्रेस को दूसरा बड़ा सुझाव दिया कि बिहार, यूपी और ओडिशा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 140 सीटें हैं। सियासी गलियारों में दिल्ली का रास्ता यूपी, बिहार से होकर जाने का मुहावरा प्रचलित है। ऐसे में दोनों बड़े राज्यों में कांग्रेस के एकला चलो की रणनीति के पीछे क्या मायने हो सकते हैं? सुझाव के पीछे की रणनीति, बिहार, यूपी और ओडिशा में कांग्रेस के पास कोई भरोसेमंद सहयोगी नहीं है। राजद के साथ बिहार में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन लोकसभा में कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार में 2020 के असेंबली इलेक्शन तक कांग्रेस राजद के साथ मिलकर महागठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों की राहें अलग हो गई। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं, जिनमें से 39 पर बीजेपी और जदयू गठबंधन ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में एक सीट आई थी। बिहार में लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखें तो वहां पर विधानसभा की तुलना में कांग्रेस और राजद गठबंधन फिसड्डी साबित हुआ। सबसे बड़े सूबे यूपी के लिए पीके की रणनीति, यूपी में कांग्रेस के उत्थान का जिम्मा प्रियंका गांधी को दिया गया। हालांकि प्रियंका 2019 की लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में सफल नहीं रही। इसके बावजूद पीके ने यूपी में गठबंधन नहीं करने की सलाह दी है।
दरअसल यूपी में बिहार जैसी स्थिति है। यहाँ लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां तमाम प्रयोग के बावजूद बीजेपी के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई हैं। ऐसे में पीके लोकसभा चुनाव में एकला चलो की नीति अपनाकर भाजपा से सीधे फाइट करने की रणनीति का सुझाव दे रहे हैं। ओडिशा में पटनायक फैक्टर। ओडिशा में पिछले 22 साल से सत्ता में नवीन पटनायक काबिज हैं। यहाँ पर कांग्रेस विपक्ष में है। हालांकि पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी थी। ओडिशा में गठबंधन नहीं करने के पीछे की दो रणनीति हो सकती है। पटनायक ने पिछले 18 साल से केंद्र में किसी भी दल का न तो खुलकर सपोर्ट किया और न ही विरोध। ओडिशा में कांग्रेस के अकेले लड़ने के पीछे गठबंधन को बड़ा नहीं करने की रणनीति है, जिससे भाजपा मोदी वर्सेस ऑल का नैरेटिव सेट कर सके। पीके का तीसरा सुझाव, बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में गठबंधन करो। पीके ने कांग्रेस को अपने प्रेजेंटेशन में सलाह दी है कि वो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मजबूत गठबंधन बनाए। इन राज्यों में लोकसभा की 39 सीटें हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पीके और कांग्रेस के बीच में किस तरह से बात फाइनल होती है और पीके किस तरीके से कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने में सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस कांग्रेस में अभी खड़े होने का दम नहीं है, ऐसे में प्रशांत किशोर 2 साल में ऐसी क्या जान फूंक देंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और उनके बागी नेता अपने हो जाएं। क्योंकि अभी पिछले दिनों ही हमने बंगाल चुनाव में खुद पीके को ये कहते सुना था कि मोदी की अपनी पॉपुलैरिटी है, जिसे तोड़ना राहुल बाबा के लिए मुश्किल है। कांग्रेस को प्रशांत किशोर से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, इसके मायने उनके इस बयान से ही साफ हो जाते हैं कि जब पिछले साल चुनावी रणनीतिकार ने गोवा में कहा था, जब तक आप उनकी ताकत को समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें काउंटर नहीं कर सकते, कभी पराजित नहीं कर सकते। पीके का कहना था कि राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। और अब 6 महीने बाद प्रशांत किशोर 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 400 सीटें जिताने की रणनीति समझा रहे हैं। और अगर ऐसे में कांग्रेस की समस्याओं की बात की जाए तो लिस्ट में सबसे ऊपर विवाद अध्यक्ष पद का है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनकर पार्टी चला रही हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठकों में बार बार राहुल और प्रियंका से भी अध्यक्ष बनने को कहा गया, मगर दोनों ने मना कर दिया। किसी गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आते ही वफादार हत्थे से उखड़ जाते हैं। ऐसे में जब तक गांधी परिवार खुद से कोई फैसला नहीं करता, अध्यक्ष पद पर पशुपेश बना ही रहेगा। पार्टी को ये भी डर है कि गांधी परिवार की अगुवाई अगर गांधी परिवार की अगुवाई नहीं रहेगी, पार्टी को डर ये भी है कि गांधी परिवार का नेतृत्व नहीं रहेगा तो पार्टी एकजुट बनी रहेगी या नहीं। गांधी परिवार कांग्रेस के लिए लायबिलिटी और असेट्स दोनों हैं, तो वहीं पार्टी में आंतरिक कलह भी चरम पर है। G23 गुट रह रहकर कांग्रेस नेतृत्व के लिए असहज स्थितियां पैदा करता है। हालांकि कांग्रेस को पीके ने 2024 का प्लान तो पकड़ा दिया, मगर विरोधियों के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के लिए पार्टी को बहुत कुछ करने की जरूरत है। फिलहाल कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं दिखती कि वो बीजेपी को आम चुनाव में हरा दे। कई विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस का एकजुट रहना उसके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन के साथ संगठन खड़ा करना होगा और जनता का विश्वास जीतना होगा। अगर कांग्रेस लगातार हारती रही तो फिर वो 2024 का चुनाव मौजूदा स्वरूप और आकार में लड़ पाएगी, ये कह पाना मुश्किल है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि हार से निराश कांग्रेस कैडर को पीके कैसे रिवाइव करेंगे। पार्टी का संगठन बिखरा पड़ा है, बागी नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। नेतृत्व का संकट तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही है। ऐसे में सिर्फ 2 साल के भीतर कांग्रेस कैसे इन कमियों को दूर करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।